आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा, किंतु द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनज़र 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। इसके अन्य सदस्य थे लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डागन, बर्नर हाम्सन, C.R. एटली, G.R. लैन फॉक्स तथा हेमअर्न कोना। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इसे श्वेत आयोग की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 अध्यक्ष M.N. अंसारी में आयोग को पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित किया। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं: औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकार आदि। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किया। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेतपत्र में माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिंथिंगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद से पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावनाओं में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां एवं 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, किंतु देशी रियासतों का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। देशी रियासतों संघ में शामिल नहीं हुई। अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में
लागू किया गया। इस उद्देश्य में केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। रक्षित विषयों प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय एवं जनजाति क्षेत्र आदि का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के दो भाग थे, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद तथा गवर्नर जनरल एवं मंत्रिपरिषद। यह वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है कि हर एक टॉपिक को पढ़ा और समझा जाए।